गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो नए वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष स्टार्ट हो चुका है, आप खूब उत्साहित होंगे और उत्साहित होना भी चाहिए, क्योंकि जो नया साल होता है हमें नई ऊंचाइयों में उड़ने की प्रेरणा देता है और बहुत जोश और एनर्जी के साथ हम अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को कॉन्सेप्ट डिकोडर टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस, आज एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट के हमारे पास कॉल और मैसेज आते हैं और खासकर वो स्टूडेंट बीपीएससी एग्जाम के होते हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ा कॉमन रहने वाला है, अन्य एग्जाम के स्टूडेंट के लिए भी काफी बेनिफिटेड रहेगा। क्या सवाल क्या रहते हैं उनके? सवाल ये रहते हैं कि सर हमारा जो हम जॉब करते हैं, जॉब के साथ हम एग्जाम को कैसे टैकल करें, किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि हमारा जॉब में 8 से 10 घंटे का टाइम चला जाता है, तो मैनेज कैसे करें। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जो कुछ भी हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल बात होगी, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं होगी। ये 7 से 8 साल का हमारा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड के अंदर और खुद हमने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। उसके अकॉर्डिंग इन चीजों को हम आपको बताने वाले हैं। चीजें प्रैक्टिकल रहने वाली है, इसलिए थोड़ा आपको अच्छे समझ में भी आएंगी। वीडियो को पूरा देखना है, चाहे डबल स्पीड पे देखिए लेकिन कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको सारे फैक्ट समझ में आए कि हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, खास के हम बात करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम विथ जॉब। अब यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जॉब कितने टाइप की हो सकती है। देखिए, जॉब में ऐसा हो सकता है कि आप किसी प्राइवेट जॉब के अंदर हो, ठीक है, किसी प्राइवेट जॉब के अंदर हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कुछ टीचर होते हैं, कुछ जेई वाले पोस्ट के अंदर है, कुछ अलग अलग पोस्ट के अंदर है। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब भी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, या फिर आपका बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, कुछ आप छोटा मोटा अपना खुद का बिजनेस भी कर रहे हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो यानी आप कुछ ना कुछ वर्किंग है, यानी यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। हम किसी वर्किंग प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं जो काम धंधा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो अपना टाइम को कैसे मैनेज करें। तो मेन गेम क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का ही गेम होता है। क्योंकि देखिए, यदि आप जिस भी जॉब में काम कर रहे हैं, कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, आप बिजनेस के अंदर हो, कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन आपको लगता है नहीं कि हम इससे कुछ बड़ी चीज डिजर्व करते हैं, कुछ ऐसी चीज डिजर्व करते हैं जो हमें ऐसा लग रहा है कि यार नहीं नहीं, हमें इतना जो हमें खुशी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, हम कुछ और डिजर्व करना चाहते हैं, अपने करियर में और ग्रोथ पाना चाहते हैं, तब तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आप जहां भी हैं, मान लीजिए आप एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये चीज आपको खुद को रियलाइज होगी, हमारे कहने पर रियलाइज नहीं होने वाली। जब चीज अंदर से आपको खुद को आती है ना, तभी आप उसके लिए अपने टाइम दे पाते हैं और अच्छी एनर्जी को लगा पाते हैं। जैसे क्या होता है कि हम ओवरऑल डेटा की बात करें तो मान लीजिए हम 100% डेटा लेते हैं, तो उसमें 2 से 3% लोग होते हैं जो बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, जिनका नाम अपने समाज में, अपने देश में, विदेशों में अच्छा अच्छा नाम रहता है, या फिर अपने सोसाइटी के अंदर, अपने अपने फैमिली के अंदर कुछ अच्छा करके जाते हैं। ये 2 से 3% लोग होते हैं। बाकी 97 से 98% जो लोग होते हैं एवरेज ही जिंदा रहते हैं और एवरेज ही मरते हैं। सिंपल सी बात यह है। तो अब आपकी चॉइसेस है कि आपको क्या करना है, आपको इस कैटेगरी में आना है कि इस कैटेगरी में आना है। कैटेगरी आपके पास में है, ठीक है, कैटेगरी आपके पास में है कि आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है या फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अच्छा करना है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कुछ अच्छा करें, तो आपको निकलना पड़ेगा। थोड़ा उदाहरण के तौर पर समझते हैं, क्योंकि यहाँ पास ना एनर्जी सबके पास होती है, एनर्जी सबके पास होती है, डिपेंड नहीं करता है कि आप किस जोन के अंदर अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं। जैसे जंगल का फेर है, जंगल के फेर का जो इसका मालिक होता है ना, ठीक है, इस जो फरकफ का फेर होता है, जंगल का फेर होता है, जंगल के फेर का कोई मालिक नहीं होता। फरकफ का जो फेर होता है इसका मालिक होता है। ये चाबुक से मारता है इसको जब चाहता है, तो जब इसको खाना देते तो खाना पाता है। जब जब ये नाचता है तो यहाँ लोग क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। ठीक है, जब ये जो फरकफ का फेर होता है, ये जब ये नाचता है तो लोग तालियां बजाते हैं। हो क्या रहा है, इसको कुछ नहीं करना पड़ता, इसको खाने को मिलता है। जब चलने के लिए बोलता है इसका मालिक तब चलता है, जब बैठने को बोलता है बैठता है, जब नाचने को बोलता है नाचता है। एक कंफर्ट जोन के अंदर होता है, इसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बना बनाया खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से मिलता है। लेकिन वही दूसरी ओर हम बात करें, जो जंगल का फेर होता है, इसको खुद अपने हाथ पांव मारना पड़ता है। हो सकता है जंगल में बर्फा का पानी भी फेना पड़े, हो सकता है क्या, इसको अपना खुद का शिकार भी करना पड़ता है खाने के लिए। तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जंगल के फेर को। लेकिन फरकफ के फेर को सब कुछ मिलता है। लेकिन एक बात है कि जब जंगल का फेर दहाड़ता है भैया,
तो लोग तालियां नहीं बजाते, पूरे जंगल के लोग कांप जाते हैं, पूरे जंगल के लोग कांप जाते हैं। लेकिन जब फरकफ का शेर नाचता है ना या फिर दहाड़ता है, ठीक है, तो लोग तालियां बजाते हैं और यहाँ तालियां नहीं बजाते। तो दोनों में अंतर यह है कि अपने कंफर्ट जोन के अंदर है और एक कंफर्ट जोन से बाहर है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए खुद का भोजन अरेंज करता है, खुद का सब कुछ करता है, इसलिए इसके दहाड़ने पे पूरा जंगल कांप जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको फरकफ के शेर बन के रहना है कि जंगल का शेर बन के रहना है, चॉइस आपके ऊपर है। अब आपको लगता है नहीं सर हमें कुछ अच्छा करना है, तो फिर बताइए टाइम कैसे मैनेज करें, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जनरली यदि हम बात करें तो एक डेटा हमने यहाँ पर लिखा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा देखेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। जो आपके जॉब का टाइमिंग होता है, अब यहाँ पर तो क्लियर हो गया ना कि हमें कुछ अच्छा करना है तो हम टाइम को कैसे मैनेज करें। तो जो आपका जॉब का टाइम होता है तो ये लगभग 8 घंटे का टाइम आने एवरेज होता है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो थोड़ा काम होता है थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। 2 घंटे का हमने इसमें टाइम को इंक्लूड कर लिया ट्रेवलिंग का, तो मोस्टली जो आपका टाइम जा रहा है 10 आवर आपका टाइम जा रहा है जॉब के साथ में। 10 घंटे अपने जॉब में आप टाइम दे रहे हैं। और देखिए एक अच्छी नींद भी चाहिए होती है, तो कोई 5 घंटा सोता है, कोई 7 घंटा, कोई 6 घंटा। बहुत से स्टूडेंट पूछते रहते कितने घंटे सोना चाहिए। फिर देखिए ये डिपेंड करता है हर एक के बॉडी क्लॉक के ऊपर, ठीक है। कोई 5 घंटे में अच्छा सो सकता है, कोई 8 घंटे में अच्छा सोता है, कोई 6 घंटे में। यदि मैं अपनी बात करूं तो आप हमारे तौर पर देखेंगे तो भाई हमारा ऐसा रहता है कि जैसे हमको नींद आती है हम सो जाते हैं, और जैसे हमारी नींद खुलती है गजब की स्माइल हमारे चेहरे पे रहती है, क्योंकि पूरी नींद हो जाती है। लगभग 7 घंटे हमको लगते हैं, 6 से 7 घंटे लगते हैं। इन 7 घंटे में सोता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आपके ऊपर है आप कितने घंटे सोते हैं, लेकिन इतना कोशिश करिए कि जब आपको नींद आए तो अच्छे सो जाइए, और जब आप नींद खुले तो आप जग जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी फ्रीडम मिल रही है कि दिन भर सोते रहिए। एक आने एवरेज 6 से 7 घंटे इंसान सोता है तो बहुत अच्छा, उसकी हेल्थ भी प्रॉपर मेंटेन होती है ना, मतलब इरिटेशन वगैरह नहीं होता, तो तैयारी करने में मजा आता है। ये जॉब का टाइमिंग अब सोने का टाइम हो गया। 1 घंटे और अदर मिसलेनियस वर्क में दे देते हैं, आपको खाना भी खाना है, नहाना भी है, बहुत सारे छोटे छोटे काम करना है, खाने नहाने में 1 घंटे आप दे देते हैं। तो आपने कितने टाइम दे दिए, 10 घंटे तो आपने जॉब में दे दिए, 7 घंटे आपने सोने में दे दिए, 1 घंटे आपने अदर वर्क में दे दिए। कितने घंटे टाइम हो गए, 18 घंटे। 18 घंटे आपने टाइम दे दिया, 18 घंटे आपने टाइम अपना दे दिया 24 घंटे के अंदर। और हमारे पास 6 घंटे टाइम बचते हैं, 6 घंटे टाइम बचते हैं। इस 6 घंटे टाइम को आपको ऑप्टिमली, क्या बोल रहा हूँ, ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है अपनी स्टडी के लिए। तो किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, यानी 24 घंटे टाइम में 18 घंटे हमने अलग अलग चीज़ों में दे दिए, फिर भी हमारे पास 6 घंटे बचते हैं। इस 6 घंटे को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है अपने स्टडी के लिए। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पास बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए इसका आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ना 16 घंटे पढ़ता हूँ, 15 घंटे पढ़ता हूँ, तो पहले भी पढ़ रहे थे, हमारे फादर पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप डिपेंड करते हैं कि अपने टाइम को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। जनरली यदि आप किसी से कम पढ़ेंगे, कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं, तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। किसी से कम भी नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम निकल जाए, ठीक है। और उस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करना, जो 15 घंटे पढ़ता है ना, आप 6-7 घंटे में आप पढ़ पाएं। इफिशियंसी उसकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो 6 से 8 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। 6 से 8 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे यदि एग्जाम निकालना है। जो रियलिटी है, यदि आप इससे कम पढ़ते हैं तो एग्जाम निकालने में प्रॉब्लम है, ये कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। तो देखिए अब आप 6 घंटे तो आपको टाइम मिल जाता है स्टडी के लिए। अब इस टाइम को प्रॉपर ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। लेकिन जो 2 घंटे टाइम कम पड़ रहे हैं, 2 से 3 घंटे टाइम हम कहाँ से निकालें, क्या कुछ तरीका हो सकता है। तो ये यदि आप ऑफिस में है, यदि आपका ऑफिशियल वर्क है, तो वहाँ थोड़ा आप टाइम निकाल सकते हैं। आप फील्ड के अंदर है तो वहाँ भी बहुत सारा टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कैसे मैनेज करेंगे, अब इसके अंदर ना कुछ एक बहुत अच्छा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने रात में स्टडी की, 6 घंटे जो आप पढ़ना है ना, बहुत ही ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। होता क्या है कि हमारे पास जब ज़्यादा टाइम होता है ना, हम चीज़ों को धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम क्या करते हैं कि चीज़ों को बहुत स्पीड से, बहुत अच्छे एफिशिएंसी के साथ में करते हैं। तो 6 घंटे अपने टाइम को प्रॉपर, आपने जब पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। अब क्या करिए, अब 2 से 3 घंटे हमको और निकालना है, और ऑफिस में तो कैसे निकालेंगे। उस केस में आपको एक काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शाम को जो कुछ भी पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, जब आप मान लीजिए ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको थोड़ा काम कम है, तो उस टाइम पे जो कुछ भी आपने पढ़ा है ना, उसको आपको रिकॉल करना है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको प्रॉपर आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। हो सकता है कोई कागज या पेन हो, ठीक है, आपके पास बुक अलाउ ना हो, बुक ले जाने के लिए मोबाइल अलाउ ना हो, कई बार केसेस में होता है। आपके पास कोई कागज पेन है तो कागज पेन पे आप लिखने की कोशिश करिए कि अच्छा कल हमने पढ़ा था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वाटर क्वालिटी पैरामीटर, क्या क्या लिमिट होती है, फटाफट उसको लिख डालिए। अच्छा कल हमने पढ़ा था फिर
साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा था हमने, तो साइंस के टॉपिक को लिख डालिए। यदि हम सिविल इंजीनियरिंग के तौर पे बात करें तो आपने बिल्डिंग मटेरियल कोई टॉपिक पढ़ा है, मान लीजिए स्टोन वाला आपने टॉपिक कवर किया है, तो लिखिए भाई कितने टाइप के स्टोन होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। यानी आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना उसको रिकॉल करना है। अब देखिए ये जो रिकॉल करने की प्रोसेस होती है ना, बहुत काम की चीज होती है। इसमें होता क्या है समझिए, जब आप रिकॉल करते हैं अपने माइंड पे आप जोर डालते हैं, जो कुछ भी पढ़ा है, हो सकता है 60 से 70% चीजें आपको याद आए, बाकी 30% चीजें याद ना आए, 60-70% चीजें आएंगी। अब जब रिकॉल करते हैं ना तो ये आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, इस पे पूरा का पूरा जोर जाता है, इसे बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्ट्रोमिंग। इसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करके देखेंगे इंटरनेट पे, तो बहुत काम की चीज है। ब्रेन स्ट्रोमिंग से क्या होता है कि हम माइंड के अंदर थोड़ा जोर डालते हैं। अब जब माइंड के अंदर जोर डालते हैं, उस चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो याद आ जाती है। अब मान लीजिए ऐसा है कि 100% आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें 70% आपने याद आ गया, लेकिन 30% कुछ कुछ चीजें भूल रही हैं। तो जैसे ही आप ऑफिस से घर जाएंगे, आपके मन में एक क्यूरियोसिटी फिर रहेगी, उत्सुकता रहेगी कि ये चीजें भूल गई, तुरंत आप जाके कॉपी पलट के देखेंगे, फिर आपके माइंड में छप जाता है, फिर कभी नहीं भूलने वाला। तो आपका जो रिवीजन का टाइम है, रिवीजन पढ़ना तो आपको घर पे है, रिवीजन आपको रिकॉल कर करके करना है, रिवीजन आपको रिकॉल कर करके करना है, ठीक है, रिकॉल करना है, कॉपी पे लिखना है जब जैसे टाइम मिले। ऐसे में क्या होता है ना, प्रॉपर एक सिस्टम बन जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोमिंग करके आप 2 से 3 घंटे, यदि आप ब्रेन स्ट्रोमिंग करते हैं तो 1 घंटे आप इफेक्टिवली इसका भी स्टडी को मान सकते हैं, यानी 7 घंटे आप स्टडी कर पा रहे हैं तो अच्छी स्टडी हो जाती है। थोड़ा और जोर डालेंगे तो 8 घंटे तक आप पहुंच जाएंगे। तो ब्रेन स्ट्रोमिंग करना है। जैसे और एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं, आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस पढ़ा है, तो आप उसको लिखिए, प्रॉपर स्केच बना के लिखने की कोशिश करिए। जब एक बार चीजों को आप लिख देते हैं, वो चीजें आपको याद हो जाती है, आपको भूलती नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको मैनेज करना है आपको, इस तरीके से इसको मैनेज करना है, तो यहाँ से आपका रिवीजन वाला काम बहुत अच्छे से हो जाया करेगा। दूसरा, यदि आपके यहाँ मोबाइल अलाउ रहती है तो जो आप पढ़ते हैं, आप जो नोट्स बनाते हैं, उनको स्कैन करके रख लीजिए, स्कैन करके रख लीजिए। वहां एक बार क्विकली आप रिवाइज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिनको आप स्कैन करके रखिए, आपके काम में आ जाएगा। आपके जैसे मान लीजिए आपको जीएफ आपको सर ने पढ़ाया, तो जीएफ में जो कुछ भी पढ़ाया उसके बहुत सारे फैक्ट होते हैं याद करने वाली चीजें, आप उसके फाइट नोट के फोटो खींच के रखिए, पीडीएफ बना के रखिए, जब भी टाइम मिला वहां से देख लीजिए। अब सिंपल सी बात है कि आप एक साथ 2 काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और करना ही पड़ेगा, कुछ अच्छा करना है तो आपको इस तरीके से सिंसियर होना ही पड़ेगा। हो सकता है आप इसमें लोग बोले यार क्या सोचता रहता है दिन भर स्ट्रेस में, स्ट्रेस में नहीं है, वो अंदर अंदर पढ़ाई कर रहा है, तो इस तरीके से थोड़ा होना पड़ता है कई बार, ठीक है। दूसरा एक काम ये कर सकते थे, ऑफिस में है और आपके सेम फील्ड के स्टूडेंट है, सेम फील्ड के बंदे आपके साथ में रहते हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा वो काम की चीज हो तभी तो ठीक है, अदरवाइज गार्बेज होता है सारा चीज, है ना। कोई आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, कुछ पॉइंट आपको मिलने को मिल जाएंगे लिखने के लिए, है ना, यूपीएससी में काम आ जाता है लेकिन आपके लिए नहीं आएगा। तो यदि ऐसा कुछ होता है कि आपको डिस्कशन में फायदा होता है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी टॉपिक पे, क्योंकि डिस्कशन वाली चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करना है। और 2-3 चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगी इस जर्नी के दौरान, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, इसे आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन आएगा, नहीं कि हमें तैयारी करना है, सर ने बोला बहुत अच्छे से करना है, लेकिन 3 से 4 दिन बाद ना कोई अचानक से कोई काम आ जाएगा, कहीं आप चले जाएंगे, फिर आप भूल जाएंगे, फिर 2-4 दिन आपके लग जाएंगे। आप कैसे मैनेज करें, है ना, आप कैसे मैनेज करें। फिर 2-3 दिन बाद, जब 2-3 दिन हो जाता है तब ऐसा लगता है आप कैसे मैनेज करें। 2-3 दिन तो आप फन में बिजी होते हैं। तो आपको ना क्या करना है, कई बार इंसान सोते हुए तो जगता है लेकिन जगते हुए भी सो जाता है, तो आपको इससे कैसे बचना है, इसका तरीका है, आप ना अपने मोबाइल पे काउंट डाउन टाइमर आता है, ठीक है, काउंट डाउन टाइमर विजेट करके आता है, ठीक है, इसको प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर, मान लीजिए आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करें तो बीपीएससी ए 2024 उसमें डाल दीजिए, नाम आता है, कोई कोटेशन डाल दीजिए, और एग्जाम का डेट बहरहाल नहीं आया तो 6 मंथ आप टारगेट लेके चल सकते हैं, है ना, 6 मंथ यानी मई लास्ट का अपडेट डाल दीजिए। अब ये क्या करेगा ना, बार बार आपके सामने आपके स्क्रीन पे रहेगा, आपके स्क्रीन पे दिखेगा भैया आपके पास 120 डेज है, इतने सेकंड, इतने टाइम बचे हुए हैं, तो आपके थोड़ा जगा के रखता है, आपको क्या रखता है, जगा के रखता है, ठीक है। तो एक आपको इसको कर लेना है ताकि आप अलर्ट मूड में रहें। दूसरा एक चीज और बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगी, ठीक है, आपको एक ईच आवर अलार्म वाला सिस्टम बहुत काम का आता है ना, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं है, आपके खुद के लिए है। तो ईच आवर अलार्म कैसा सिस्टम काम करता है कि आप एक अलार्म सेट करिए, सुबह आपके जगने से लेकर के, सुबह अपने जगने से लेकर के शाम के सोने तक का हर एक घंटे एक अलार्म रहेगा, बहुत ही नॉर्मल साउंड रहेगी, मतलब केवल आपको सुनाई दे, किसी और को नहीं, बहुत नॉर्मल साउंड रखिए, ठीक है, छोटा सा बीप साउंड रखिए। उससे क्या होगा ना, हर एक घंटे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहेगा कि हमें तैयारी करना है, यानी उसमें क्या रहेगा,
कुछ ऐसी चीज़ें आप डाल के रखेंगे अपने एग्जाम का नाम, ताकि आप जगते रहें, थोड़ा अलर्ट मूड में रहें। कई बार नहीं होता, चलो यार आज मन नहीं कर रहा, चलो आज मूवी देखने चले जाते हैं, चलो आज दोस्त का बर्थडे, आज वहाँ घूमने चले जाते हैं, आज वहाँ कुछ ओकेजन हो रहा घूम के आ जाते हैं, आज ये फेस्टिवल वहाँ चले जाते हैं। अब अपने पास टाइम लिमिटेड है तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि कहीं जाना ही नहीं है, आप जाइए, हर जगह जाइए, लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्ट मूड में रहने के लिए ईच आवर अलार्म बहुत अच्छा काम आता है। बीप साउंड रखिए, हर एक घंटे पे वो बजता रहेगा, आपको अलर्ट मूड पे रखेगा, तो आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अब इस जर्नी में चैलेंजेस क्या आने वाले हैं जो आप ये करेंगे, इससे होगा क्या, क्योंकि आप केवल अभी तो 8 से 10 घंटे जॉब करते थे, पढ़ाई आप नहीं करते होंगे यदि, तो उसमें होता क्या है कि आपके पास थोड़ा बहुत सारा पर्सनल टाइम मिल जाता है, लेकिन यार थोड़ा सा कंप्रोमाइज टाइप का होगा। जब कंप्रोमाइज होगा या फिर आपका एक बिजी शेड्यूल टाइप से रहेगा, तो आपके मन में एक स्ट्रेस आएगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब जिंदगी यही है क्या। तो थोड़ा सा अपने आप को समझाना है, ठीक है। 2-4 दिन 10 दिन यानी लगभग 21 दिन तक यदि आप इसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसको हैबिट के अंदर डालना है कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इतनी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, फिर एग्जाम को हमें क्रैक करना है तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। सिंपल सी बातें हैं। तो आपको जो स्ट्रेस आ रहा है ना, इसे परेशान नहीं होना है, 2-4 दिन का रहता है, फिर ऑटोमेटिक आपके बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है और सारी चीजें सही हो जाती है। तो 21 दिन तक इसको फॉलो करिए, और ऐसा साइंटिफिक प्रूवन है कि यदि आप 21 दिन तक कोई चीज कर लेते हो तो आपकी हैबिट बन जाती है। तो थोड़ा बहुत ये चीजें होंगी, जिससे आपकी जॉब की छुट्टी रहती होगी ना, तो उस दिन आप घूमने चले जाइए, ठीक है। संडे को मान लीजिए आपका आप है तो उस दिन चले जाइए, जिस दिन आपको टाइम मिलता है उस दिन चले जाइए। लेकिन ध्यान में रखिएगा भैया, जॉब वाले टाइम में छुट्टी लेकर घूमने चले जाइए, लेकिन पढ़ने वाले टाइम को प्रॉपर मैनेज करना है। इससे कम पढ़ेंगे एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई लॉजिक नहीं बनता है, और इस तरीके से चीजें मैनेज करेंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। बाकी और बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिन पे फोकस रखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें, कंटेंट कैसे कवर करेंगे। हमें कोई पीएचडी थोड़ी करनी है, हमें टू दी पॉइंट चीजें कवर करनी है। तो इस पर हमने 1-2 वीडियो बनाए हैं, एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके बीपीएससी के बारे में। यदि आप बीपीएससी एस्पिरेंट है तो उन वीडियो को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या बताया समराइज करके, एक तो आपको काउंट डाउन विजिट एक टाइमर आता है, उसको डाउनलोड कर लेना है, ईच आवर अलार्म लगा के रखना है, और इस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, बहुत अच्छी हो जाती है। और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला बताया हूँ वो बहुत काम की चीज़ है, इसे आप रिकॉल करते रहेंगे। आप बैठे बैठे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट एक सब्जेक्ट की रिवाइज कर डालेंगे यदि आपकी हैबिट बन जाएगी तो, ठीक है। तो ये चीज़ें जिस तरीके से आप यदि कर लेंगे ना, होता क्या था, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पीछे से आंसर आएगा, लगेगा कि हमारे बैकग्राउंड माइंड कोई प्रिंटेड चीजें रखी हुई है, ऐसे आपको याद आता है यदि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। यहाँ पे काम में बहुत काम की चीज आने वाली है। इसको ऐसे मैनेज करिए, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। तैयारी कैसे करनी है, अप्रोच क्या रखनी है, नोट्स कैसे बनानी है, इन सब पे हमें अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। और जो टॉपिक यदि आपको लगता है वीडियो नहीं बने तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उन टॉपिक पे वीडियो बना लेंगे। बहुत अच्छे से तैयारी करिए गाइज। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है, थोड़ा टाइम तो लग रहा है लेकिन जल्दी आएगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा जितना टाइम मिलना चाहिए। आपको यहाँ 6 पेपर की प्रॉपर स्टडी करनी है, आपको यहाँ 6 पेपर की प्रॉपर स्टडी करनी है। तो इन 6 पेपर के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, सिंपल सी बातें हैं। बाकी डिटेल एनालिसिस हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। स्ट्रेटजी पे हमने वीडियो बनाया था, तो स्ट्रेटजी वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, तो आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि देखिए, आपको पहले बीपीएससी को समझना है, आपने बीपीएससी समझ लिया, आपने स्ट्रेटजी देख लिया, अब इस स्ट्रेटजी को फुलफिल करने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो आज ये थर्ड एपिसोड के अंदर, एपिसोड 3 के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चल जाएगा कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। बाकी करते करते खुद को काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको लगता है आपको जॉब के अंदर है, आप कंटेंट ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, आप देख रहे हैं टाइम कैसे मैनेज करना पड़ रहा है। इस लिमिटेड टाइम के अंदर बना बनाया कंटेंट मिल जाए, एक्सपर्ट टीचर आपको प्रॉपर गाइड कर दे, तो आप कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लक्ष्य बैच के अंदर, जिसमें कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेगा, टेक प्लस नॉन टेक मिलेगा। और अभी न्यू ईयर स्पेशल ऑफर आज तक के लिए एक्टिव है ना, आज तो बंद हो जाएगा। तो उसमें फ्लैट 15% का आपको कूपन कोड मिल जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में क्या होगा ना, कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, इसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका टाइम काफी बचेगा। और यहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, इंडिया के कह सकते हैं एक्सपर्ट टीचर, यानी जो इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे हैं, जनरल इंजीनियरिंग के भैया वो असिस्टेंट इंजीनियर हैं, ठीक है। जो आपको सिविल पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी आईएएफ है, तो ऐसे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो काफी अच्छी बात है। जो ईएफई एग्जाम के लिए लगभग 7 साल से टीचर पढ़ा रहे हैं, वो टीचर आपको एई के लिए पढ़ा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कितना अच्छा टीचर होंगे। लेकिन ये समझना, आपको क्वालिटी देखने के लिए आप डेमो चेक कर सकते हैं प्रॉपर वे के अंदर। तो असिस्टेंट इंजीनियर वाले बैच के अंदर इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
बाद में जब वैकेंसी आ जाएगी तो बहुत प्रेफर आएगा, तैयारी करने में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। किस बैच के अंदर? लक्ष्य बैच के अंदर। कौन पढ़ाता है? ये इंडिया के जो टॉप मोस्ट टीचर होते हैं, जो बहुत अच्छा आपको कंटेंट पे फोकस रखते हैं, वो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के अंदर। कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से बैच को एक्सेस कर लेना है। फर्दर कोई भी क्वेरी है, इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर लेना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।